जी सर। नो क्वेश्चंस। नो सर। अच्छा, चलो अगले सेशन में चलते हैं, अगले चैप्टर में चलते हैं। देखें, अभी तक जो चीज़ हमने डिस्कस की वो हमने देखा कि आपने लोगों को रिक्रूटमेंट करके सिलेक्ट कर लिया। अब जब लोगों को आपने जॉब ऑफ़र की है, जॉब लेटर दिया है, तो उनको आप ऑर्गेनाइजेशन में बुला लेते हैं कि जी आ जाएं, अब हम आपको जो है वो ज्वाइनिंग दे दें आके। जब वो कोई भी एक इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके ज्वाइन करता है, तो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। एक छोटा सा विज़िट करवाया जाता है, उसको एक प्रेजेंटेशन दी जाती है कि जी ये जिस इदारे में आप आके बैठे हैं तो आपको इस इदारे में बारे में थोड़ा सा बताते हैं। उसको बेसिकली हम सोशलाइजेशन, ओरिएंटेशन और डेवलपमेंट का नाम देते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले सोशलाइजेशन की डेफिनेशन है, और फिर इसकी स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे, और की पर्सोनल्स जो इस ओरिएंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनकी बात करेंगे कि किस तरह से सीईओज़ और मैनेजर्स और एचआर डिपार्टमेंट जो है वो कैसे हेल्प आउट करता है। फिर हम इस पर्पस की बात करेंगे, वो पर्पस जो एक एम्प्लॉय हैंडबुक का होता है। पाकिस्तान में शायद ही मैंने कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखी हो कि जहाँ पे आप जाके ज्वाइन करें और आपको एक हैंडबुक दे दें कि जी दिस इज़ द हैंडबुक फॉर यू, जिसमें एक पूरी कंपनी का ओवरऑल ओवरव्यू बताया गया हो। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने जब बीजिंग यूनिवर्सिटी में मैं जाके ज्वाइन किया मैंने, तो जाते जब उन्होंने हमसे रजिस्ट्रेशन में पहले साइन लिए, साइन करने के फ़ौरन बाद उन्होंने हमें ट्रांसलेटेड इंग्लिश वर्जन में एक हैंडबुक दी, जिसमें हॉस्टल्स के रूल्स, यूनिवर्सिटी के रूल्स और ईच एंड एवरीथिंग लिखी हुई थी, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो बुक थी। तो यहाँ पे ये शायद चीज़ें ऐसा इस तरह से नहीं है। यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि हाँ जी प्रॉस्पेक्टस में चीज़ें कुछ मेंशन होती हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने शायद पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी अभी तक। और फिर हम एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स को देखेंगे, ट्रेनिंग की डेफिनेशन को देखेंगे, ट्रेनिंग किस तरह से होती है, कैसे इवॉल्व करती है, और फिर इन ट्रेनिंग्स की बेस पे हम चेंज की बात करेंगे, चेंज मैनेजमेंट की बात करेंगे, और उस चेंज को एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है, जिसको ओडी भी बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली आज हम इससे गो थ्रू होंगे। तो पहली चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आपको ये चीज़ समझाई जाए कि सोशलाइजेशन और मोडिंग क्या है। अ प्रोसेस ऑफ अडेप्शन दैट टेक्स प्लेस एज इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू लर्न द वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ वर्क रूल्स। किसका माइक ऑन है यार? अच्छा, चलें, बहरहाल जो भी था मैंने उनको म्यूट कर दिया। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो एसएमएस करेगा, ठीक है, चैट में। तो दिस इज़ नॉट द वे। आप छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि आपको डेली चीज़ समझाई जाए। अच्छा, हम बात कर रहे थे सोशलाइजेशन और ऑन बोर्डिंग की। तो बेसिकली सोशलाइजेशन है क्या? द प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन दैट टेक्स प्लेस एज इंडिविजुअल्स अटैम्प्ट टू लर्न द वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ वर्क रोल्स। जब भी आप कोई न्यू इनकम्बेंट होता है, जब कोई नया बंदा ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो आप उसको जो है वो उस जगह पे आने के साथ ही उसको एक अपॉर्चुनिटी उसके लिए होती है कि आप उसको उस जगह की वैल्यूज़, उस जगह के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसकी अवेयरनेस बेसिकली आप उसको देते हैं। तो उसको हम एक्चुअली सोशलाइजेशन का नाम देते हैं। अब ये सोशलाइजेशन एक्चुअली काम किस तरह से करती है कि सेवरल assumptions अंडरलाई द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन strongly influence employees' performance and organizational stability. New members suffer from anxiety. Socialization does not occur in vacuum, and individuals adjust to new situations in remarkably similar ways. ये चंद एक जो है वो एम्प्लॉय सोशलाइजेशन प्रोसेस के जो फीचर्स हैं जिसमें आपको जो है वो हेल्प आउट करती है ये सोशलाइजेशन।
बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस को और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करती है। ऑब्वियसली जब आप नई ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, आप नए लोग किसी को वहाँ पे जानते नहीं हैं, तो एक वो ओरिएंटेशन सेशन बेसिकली आपको सोशलाइज कर देता है उस सिस्टम के साथ, ताकि जो है वो आप इजीली उन लोगों में, उस स्ट्रक्चर में, उस माहौल में एडजस्ट हो सकें। फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस थ्रू सोशलाइजेशन। फिर इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये है कि एक स्टेबिलिटी आती है, आप एंजाइटी फील नहीं करते, आप स्ट्रेस फील नहीं करते, और अल्टीमेटली ये चीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशनल की स्टेबिलिटी के भी जो है वो हेल्प आउट करती है। न्यू मेंबर सफर फ्रॉम एंजाइटी, ऑब्वियस है ये तो हर जगह पे ही होता है कि अगर आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो उस नई जगह की अपनी एक स्ट्रेस और अपनी एक एंजाइटी भी होती है, तो उस चीज़ को भी ये चीज़ ओवरकम करती है। और वैक्यूम में नहीं होता। वैक्यूम मीन्स लर्निंग एसोसिएटेड विद सोशलाइजेशन गोज बियॉन्ड द कंप्रीहेंडिंग द फॉर्मल जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पीपल और मैनेज। बिल्कुल इसी तरह से है कि अब आपके पास अगर कोई एक नया बंदा आया और आपने सिंपल उसको ABCDEF बता के तो उसको फारग नहीं कर देना है। आप यू हैव टू बी मोर सोशल विद हिम और हर, वट एवर जो भी आपकी जो उस सोशलाइजेशन की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें आपने इतना टाइम देना है कि आप अपनी सुना सकें और उसकी भी सुन सकें, सो दैट कि वो फील कंफर्टेबल इन दैट पर्टिकुलर सेंस। जैसे कि अगर आप में से अगर किसी ने मल्टीनेशनल कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो इंटरव्यू देने से पहले वो आपसे 3-4 मिनट जो है वो हालचाल पूछते हैं, आप कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरह से आए हैं। तो वो एक जो इनफॉर्मल सेशन होता है उससे फिर वो आपका एंजाइटी लेवल जब वो कम हो जाता है एंड यू फील कंफर्टेबल, और फिर उसके बाद एक फॉर्मल इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली आपको हेल्प आउट करती हैं आपके इस सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। अब वो जो प्रोसेस है उसमें चंद एक स्टेजेस हैं जिसमें वो बात कर रहा है कि प्री अराइवल स्टेज है। दिस सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टेज recognizes that individuals arrive in organization with a set of organizational values, attitudes and आप एक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं। आप घर से निकलते ही आपके जहन में एक इमेज होता है कि हाँ जी ये चीज़ इस तरह से होगी। वो बेसिकली आपकी प्री अराइवल स्टेज है। और एनकाउंटर स्टेज है। एनकाउंटर अपने नाम से वाज़ेह है कि जब आपका इंटरेक्शन उनसे होता है। स्टेज वेयर इंडिविजुअल्स कन्फ्रंट द पॉसिबल डायकोटमी बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। और जब आप वो जहाँ कहीं पहुँचते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आपने सोचा क्या था और यहाँ पे सामने आपको नज़र क्या है, तो वो आपका बेसिकली एनकाउंटर स्टेज होती है। एंड देन कम्स मेटामॉर्फोसिस स्टेज। ये वो स्टेज है ड्यूरिंग विच द न्यू एम्प्लॉयज़ मस्ट वर्क आउट इनकन्सिस्टेंसीज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एनकाउंटर स्टेज। अब मेटाफोर्सिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप यूज़ करते हैं फॉर कन्वर्टिंग योर इनकन्सिस्टेंसीज दैट रोज फ्रॉम योर एनकाउंटर स्टेज, सो दैट कि आपके जो जो आपकी जॉब की जो कंटिन्यूटी है और जो आपकी परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्ट ना हो। तो ये बेसिकली 3 स्टेजेस हैं आपकी। और देन कम्स द एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन एक वर्ड याद रखिएगा, ओरिएंटेशन हर नए एम्प्लॉय की बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी एक इंडिविजुअल को, एक नए बंदे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ओरिएंटेशन नहीं दी, तो वो ख़ुद से चीज़ों को लर्न करने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा। और HR के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नंबर ऑफ़ टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा सबसे पहला पर्पज़ ही जो है वो कॉस्ट सेविंग होता है। तो अगर आपने कॉस्ट सेव करनी है, अगर आपने लोगों को ओरिएंटेशन दी है, तो डेफिनेटली आप उनका टाइम सेव कर रहे होंगे। वो टाइम आप किस तरह से सेव कर सकते हैं? द एक्टिविटीज़ दैट इंट्रोड्यूस न्यू एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर वर्क यूनिट्स। आप अपने नए बंदे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और उसके वर्क यूनिट के साथ। वर्क यूनिट रिप्रेजेंट्स बेसिकली कि जिस ग्रुप में उसने काम करना है, आप वहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। जिस डिपार्टमेंट का है वो उस डिपार्टमेंट के सारे लोगों के साथ उसकी मीटिंग करवाते हैं। और फिर आता है आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, द सिस्टम ऑफ शेयरिंग मीनिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन दैट डिटरमिन्स हाउ एम्प्लॉय एक्ट। और ये एम्प्लॉय ओरिएंटेशन बेसिकली आपको फिर हेल्प आउट करती है टू अंडरस्टैंड, टू लर्न द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। फिर आपको पता चलता है कि हाँ जी यहाँ पे क्या वैल्यूज़ चल रही हैं, किस किस तरह से काम होता है, कौन कौन किस किस को रिपोर्टिंग है, और एक्चुअली हाउ द सीनियर्स एंड द जूनियर्स आर बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे। और फिर उसमें CEO का रोल है। CEO
नॉर्मली जब आपकी ओरिएंटेशन होती है तो उसमें ये इसको मस्ट रखा जाता है कि आपका सीईओ भी वहाँ पे हो। और एक बात याद रखिएगा, हम ये जिस ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं हम ये मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में जब ओरिएंटेशन सेशंस होते हैं वो ग्रुप बेस्ड होते हैं कि आप पूरे का पूरे सेशन को इकट्ठा करते हैं और फिर उनकी ओरिएंटेशन करते हैं। और वहाँ पे सीईओ का रोल ये होता है कि वो अपनी वहाँ पे आके फिर अपनी थॉट, अपनी अप्रोच, अपना विजन वो शेयर करता है। और फिर यू फील मोर मोटिवेटेड कि हाँ यार, ये बंदा अगर इतना मोटिवेटेड है, ये बंदा अगर ये बात कह रहा है, तो फिर वी शुड बिकम द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन होल हार्टेडली, सो दैट कि जो इसके विजन्स हैं, जो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने उसको अचीव करना है। तो ऑब्वियस है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का जो ब्रेकअप होता है वही आपका आगे जाके इंडिविजुअल गोल्स भी होते हैं। और अगर हम इसको डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ देखें तो आपके इंडिविजुअल गोल्स म्यूचुअली जब उनको इकट्ठा करते हैं तो डेफिनेटली आपके डिपार्टमेंटल गोल्स बनते हैं, और डिफरेंट डिपार्टमेंटल गोल्स को जब हम इकट्ठा करते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस गोल बनते हैं। फिर आपका यहाँ पे एचआर का रोल है ओरिएंटेशन में। वो एचआर वाले बेसिकली आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि बेसिकली आप का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो किस तरह से होगा, कहाँ से आपको सैलरीज पे की जाएंगी, यहाँ पे छुट्टियों का क्या सिस्टम है, अगर आपने छुट्टी लेनी है तो किसको रिपोर्टिंग है, किस तरह से करेंगे, अगर आपका ऑनलाइन सिस्टम है तो उस HRIS को आपने किस तरह से यूज़ करना है। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेबर लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो आपको सारी चीज़ें समझाई जा सकती हैं। फिर वही बात जो मैंने शुरू में की, एम्प्लॉय हैंडबुक, इट्स ऑल इन हेयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान में एक्चुअली मैंने नहीं देखी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि शायद किसी ने अपनी एम्प्लॉय हैंडबुक बनाई हो। अ बुकलेट डिस्क्राइबिंग द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एन एम्प्लॉय नीड्स टू नो। अब ये नीड्स टू नो तो एवरीथिंग है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा जिसकी कोई एप्लीकेशन नज़र नहीं आती। दैन कम्स द एम्प्लॉय ट्रेनिंग। आपने आते ही उनको जो है वो जब ओरिएंटेशन दे दी तो आप डेफिनेटली उनको ट्रेन भी करेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ से BBA MBS करके जाते हैं एंड यू आर एक्चुअली अनअवेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट कंपनीज आर यूजिंग। सपोज कि अगर हम बैंक की बात करते हैं, कि आप में से अगर MBA फाइनेंस मार्केटिंग या HR वाले लोग ग्रेजुएट होकर किसी बैंक में चले जाते हैं तो जाते ही वो आपको सिस्टम पे नहीं बिठा देंगे। वो पहले आपको ट्रेनिंग्स देंगे जब जहाँ पे आपको ये सिखाया जाएगा कि हाउ टू यूज़ दीज सॉफ्टवेयर्स। तो वो जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग है वो आपको दी जाती हैं। प्रेजेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स दैट फोकस ऑन इंडिविजुअल्स करंट जॉब, कि जिस काम के लिए आपको रखा है उस काम के लिए बेसिकली आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और फिर कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो आपको आपकी जॉब परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी हैं, कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो आपकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं कि वो आने वाले टाइम में आपको हेल्प आउट करेंगी। और वो ट्रेनिंग्स जो आपको आने वाले टाइम में हेल्प करेंगी उनको हम एम्प्लॉय डेवलपमेंट का नाम देते हैं। अ फ्यूचर ओरिएंटेड ट्रेनिंग दैट फोकस ऑन एम्प्लॉयज़ पर्सनल ग्रोथ। बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई कंपनीज आपको किसी ऐसी ट्रेनिंग में भेजे जिससे आपकी पर्सनल ग्रोथ हो। एक दौर था कि कंपनीज इतना अर्न कर रही थी पाकिस्तान में और फैसलाबाद में स्पेसिफिकली, अगर हम इंटरव्यू की बात करें, MTM की बात करें, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में भी भेजते थे फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग, सो दैट दे लर्न न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स, एंड बाय लर्निंग दैट टेक्निक्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द country, they came back in the Pakistan and they implement those strategies and techniques in the Pakistan, so that the efficiency and the effectiveness of the employees can be achieved. But right now in this pandemic situation, so they are actually cutting their salaries and it is unable to hold this phenomenon of employee development. So चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो पेंडेमिक ख़त्म हो और हम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएं। फिर है यहाँ पे ट्रेनिंग नीड्स। आपने बेसिकली डिफ़ाइन और एक्सप्लेन ये करना है कि किसी भी इंडिविजुअल को ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है, वो कैसे पता चलेगा। सो व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, व्हाट टास्क मस्ट बी अकम्प्लिश्ड टू अचीव इट्स गोल्स, what behaviors are necessary for each job incumbent to complete his or her arranged tasks, what deficiencies if any do incumbents have in the skill, knowledge and abilities required to exhibit the necessary job behaviors। ये है बेसिकली आपका एक स्केच जो कि आपकी एक ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। अगर आपकी जॉब ठीक चल रही है, आपकी जॉब और आपके गोल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ मैच कर रहे हैं, दैन देयर इज़ नो नीड फॉर ट्रेनिंग। अगर आपकी परफॉर्मेंस लैग कर रही है, आप अपने इंडिविजुअल गोल्स को, अपनी
डिपार्टमेंटल गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे, तो देन देयर कम्स अ रिक्वायरमेंट जिससे पता चलता है कि हाँ जी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत भी है। तो ये ट्रेनिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको पता चल सके कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आपकी इंडिविजुअल गोल्स के साथ मैच करते हैं या नहीं करते हैं। तो उन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का ब्रेकअप ही आपके इंडिविजुअल गोल्स भी होते हैं। और इस चीज़ को हमने जॉब एनालिसिस में डिस्कस भी किया था, जहाँ पे हमने कहा था कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपके ऑर्गेनाइजेशनल या डिपार्टमेंटल गोल्स पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर वो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पे डिपेंडेंट नहीं होगा, तो दैट मीन्स देयर इज़ अ मिस मैच बिटवीन यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन और योर डिपार्टमेंट। तो ये जो मिस मैच है, ये मिस मैच को अगर हमने कवर करना है, या तो आप जेडी रिवाइज करेंगे या आप उनको फिर ट्रेनिंग्स देंगे। तो उन ट्रेनिंग्स को परफॉर्म करने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और उसका नाम जो है वो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट वेज़ में यूज़ कर रही हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की बात करें या ट्रेनिंग की बात करें, तो सबसे पहले आपके पास आ जाती है एम्प्लॉयर डेवलपमेंट। और उस एम्प्लॉयर डेवलपमेंट में आपके पास यहाँ पे एक एग्जिबिट 8.3 दिया गया है, जिसमें वो ऑन जॉब ट्रेनिंग्स की और ऑफ जॉब ट्रेनिंग्स की बात कर रहा है। ऑन जॉब अपने नाम से वाज़े कि आपको वो काम सिखाया जाएगा जो एक्चुअली आपको जॉब के ऊपर रहते हुए आपके वर्क स्टेशन के बिठा पे आपको सिखाया जाएगा। और ऑफ जॉब ये है कि जब आपको वहाँ आपके वर्क स्टेशन से हटा के अलहदा से एक सेपरेट रूम में बिठा के ट्रेनिंग सेशंस दिए जाएंगे, तो वो आपकी ऑफ जॉब ट्रेनिंग्स होंगी। जॉब रोटेशन, अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप्स बेसिकली आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग्स हैं। इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने पहले पढ़ा हुआ है। और ऑफ जॉब ट्रेनिंग्स में आपके क्लासरूम्स, मल्टीमीडिया लर्निंग, सिमुलेशंस और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग्स भी होती हैं। और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बेसिकली ये वो ट्रेनिंग है जैसे अगर हम सिमुलेशंस की बात करें कि जब आप पायलट बनते हैं, और पायलट बन के जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो वो पहले आपको सिमुलेशंस पे और डिफरेंट जो आपकी इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज़ होती हैं उस पर उनको लर्न करना सिखाते हैं। फिर आपके पास एम्प्लॉयर डेवलपमेंट मेथड्स हैं, और इसी को वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है। जॉब रोटेशन को, असिस्टेंट पोजीशंस को, कमेटी असाइनमेंट को, लेक्चर कोर्सेज एंड सेमिनार्स को, सिमुलेशंस को। तो इनको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। एडवेंचर ट्रेनिंग भी होती है, पाकिस्तान में नहीं होती। And then comes the concept of organizational development, the part of HR that addresses system-wide change in the organization। जैसे मैंने कहा था कि जब आप चेंज मैनेजमेंट की बात करेंगे, और वो जो चेंज मैनेजमेंट है वो आपके पीपल्स या इंडिविजुअल्स रिलेटेड होगी, तो फिर उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का नाम देते हैं। और जब भी हम चेंज की बात करते हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि whenever we talk about change, there comes a resistance, and that resistance basically should be handled by the HR or the respective department head। अब जो आपका जो इंडिविजुअल होगा जो उस चेंज को कंट्रोल कर रहा होगा, या उसके सक्सेसफुल होने या उसके फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको हम चेंज एजेंट बोलते हैं। अब ये चेंज मैनेजमेंट पे तो आप पीएचडीज़ हो रही हैं, तो उस पर एक पूरा सब्जेक्ट भी आगे जाके आपकी एचआर स्पेशलाइजेशन में आएगा, तो उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे चेंज को इतना डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है चेंज मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये लेवेंस की थ्योरी है। वो लेवेंस की थ्योरी के 3 स्टेप हैं। वो 3 स्टेप आपके हैं अनफ्रीज, चेंज और रीफ्रीज। ये याद रखिएगा, ये यहाँ पे कहीं पे लिखा भी होगा। ये 3 स्टेप प्रोसेस है। तो इस 3 स्टेप प्रोसेस को याद रखिएगा। ये अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछ भी लेते हैं जी कि लेवेंस की 3 स्टेप चेंज पॉलिसी क्या है। तो वो अनफ्रीज, चेंज और रीफ्रीज उसको बोलते हैं। फिर ओडी मेथड्स में आपके ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है। ओडी टेक्निक्स में अभी मेरे पास एक मैं आपके साथ एक फ़ाइल शेयर करता हूँ, दूसरी बुक में है। ओडी की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिसमें आपका सर्वे भी आ जाता है। और मैं भी आपको दिखाता हूँ।
इसको हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बुक से, और वो बुक आप लोगों के पास शायद हो भी, अगर नहीं है तो अगर आपको चाहिए होगी तो वो मैं आपको PDF आपके साथ शेयर भी कर लूँगा। यहाँ पे चेंज मैनेजमेंट की बात की गई है, उसको देखते हैं, चैप्टर नंबर 6 होगा, यस, मैनेजिंग चेंज। यहाँ पे एक OD का टॉपिक है, पूरा बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है। इसको देखते हैं यहाँ पे, पॉपुलर टेक्निक्स ऑफ OD एक्सचेंज, यस। अब देखें, वो यहाँ पे 5 चीज़ें एक्सप्लेन की हैं उसने, आपके साथ स्क्रीन शेयर है ना, हाँ। मोर इफेक्टिव इंटरपर्सनल वर्क रिलेशनशिप्स, तो आपने इन 5 बेसिकली चीज़ों पे फोकस करना है, जिसमें सबसे पहले आपकी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है, सर्वे फीडबैक है, प्रोसेस कंसल्टेशन है, इंटर ग्रुप आपकी डेवलपमेंट है, और फिर आपकी टीम बिल्डिंग है। उस अब ये 5 तरह से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की OD पे काम कर सकते हैं। अगर आपने इन पांचों पे काम किया हो तो डेफिनेटली ये आप अपनी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पे बेसिकली काम कर रहे होते हैं। अब सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या है? अ मेथड ऑफ चेंजिंग बिहेवियर थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप इंटरेक्शन। टीम बिल्डिंग क्या है? एक्टिविटीज़ दैट हेल्प टीम मेंबर्स लर्न हाउ ईच मेंबर थिंक्स एंड वर्क्स। इंटरग्रुप डेवलपमेंट क्या है? चेंजिंग द एटीट्यूड्स, स्टीरियोटाइप्स एंड परसेप्शंस दैट वर्क ग्रुप्स have about each other. Process consultation, an outside consultant helps the manager understand how interpersonal processes are affecting the way work is being done. और इन द एंड आपके पास सर्वे फीडबैक भी है, या टेक्निक फॉर असेसिंग एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस, आइडेंटिफाइंग डिस्क्रिपेंसीज इन दीज एंड रिजॉल्विंग द डिफरेंसेस बाय यूजिंग सर्वे इन्फॉर्मेशन इन फीडबैक ग्रुप्स। तो आप इस तरह से ये 4-5 एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके अपने एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो ये वही फीडबैक है, सर्वे फीडबैक है, जो अभी हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बुक में डिस्कस भी किया है, दिस वन। अच्छा, अब जब हम आगे जाएंगे तो ये एक स्पेशल केस यहाँ पे डिस्कस हुआ है, जस्ट आपकी जैसे केस स्टडी है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। अब आपके पास इंपॉर्टेंट थिंग आती है, इवेलुएटिंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इफेक्टिवनेस। आपने जो ट्रेनिंग्स की हैं उस ट्रेनिंग का आप पे इफ़ेक्ट क्या है, क्या आपने कोई चीज़ उनसे लर्न की है या नहीं है, उस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने किसी भी एक जो आपका जो प्रोसेस है या जो आपकी ट्रेनिंग है, अगर आपने उसको असेस नहीं किया तो उस ट्रेनिंग का आपको कोई फ़ायदा, कोई एडवांटेज नहीं होगा। ये चीज़ पहले से अंडरस्टैंड कर लें कि यू मस्ट हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग। अगर आप वो उसको बिफोर और आफ्टर को आपस में एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग मैच नहीं करेंगे तो माइंडेड कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मीटिंग का और उस ट्रेनिंग का आपने, आपके एम्प्लॉयज़ ने कोई फ़ायदा उठाया भी है या नहीं। तो वो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड एवेलुएशन मेजर्स हैं। आपने जब लोगों को ट्रेनिंग दे दी और उसके बाद आपने उनकी जो है वो असेसमेंट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो असेसमेंट के डिफरेंट वेज़ हैं, जिसमें आपकी पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस मेथड है कि आप अपने उन लोगों की ट्रेनिंग के बाद उनके जो है वो असेसमेंट करेंगे परफॉर्मेंस की कि जी क्या इफ़ेक्ट आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ा है। और प्री पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंसेस भी हैं, इवेलुएटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन द डिफरेंस इन परफॉर्मेंस बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग। वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई कि आपको बिफोर एंड आफ्टर का लाजमी पता होना चाहिए। अगर आपको बिफोर एंड आफ्टर का नहीं पता चलेगा तो माइंडेड कि आप किसी भी रिजल्ट एंड रिज़ल्ट पे नहीं पहुंचेंगे। और फिर प्री पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस विद कंट्रोल ग्रुप मेथड, और ये वही इंडिविजुअल्स की बेस पे है कि आपने उन स्पेसिफिक ग्रुप्स पे ही रहना है जिनको आपने ट्रेनिंग दी है।
तो ये ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इशूज़, उसमें क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग्स हैं। इस पे अब आप खुद से ही समझदार हैं कि क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग आपको क्यों दी जाती हैं। नॉर्मली जब आप मैनेजरियल पोजीशन पे होते हैं, जब आपकी ह्यूमन डीलिंग ज़्यादा होती है, तो फिर आपको क्रॉस कल्चरल होना पड़ता है, आपको सबके कल्चर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और उसके लिए भी आपको जो है वो डिफरेंट ट्रेनिंग्स दी जा सकती हैं, जिससे आपको पता चले कि हाँ जी, हाउ टू एक्चुअली बिहेव इन अ क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो वो भी आपको ट्रेन किया जा सकता है। फिर आपकी डेवलपमेंट की जा सकती है। डेवलपमेंट उसी तरह से जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि डेवलपमेंट आपकी होगी ही तब जब आपको आने वाले टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन पहले से तैयार कर ले। अगर कंपनीज़ फोर्स ही नहीं करती ट्रेनिंग्स को, तब भी इशू आता है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अभी अर्ज़ कर दूं कि दे आर एक्चुअली मोर लाइक बुकिश। प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत कम हैं, क्योंकि हमारे पास इतना कम्प्रिहेंसिव और इतना इफेक्टिव एचआर है ही नहीं। तो ये ट्रेनिंग्स और डेवलपमेंट्स और ये ओरिएंटेशन और सोशलाइजेशन, ये बड़े दूर के कॉन्सेप्ट रह जाते हैं। आप लोगों में से जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनको मालूम ही होगा कि ये बराए नाम चीज़ें हैं। मे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्यूमेंटेशन की हद तक हों, अदरवाइज़ तो लोग इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करते। एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव फ्रॉम दिस चैप्टर, योर चैप्टर नंबर 8। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो वी विल स्ट्रेट अवे गो फॉर चैप्टर नंबर 10, जो आपका यहाँ पे आएगा।